ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बीजेपी नेता आरके सिंह ने आज अपनी ही पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। आरके सिंह के सवालों से कैसे सुलगी है बिहार की सियासत, आपको बताएंगे। बिहार में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। क्या इस बैठक से कांग्रेस आरजेडी को बड़ा मैसेज देने वाली है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। 23 महीने 4 दिन के बाद आज आजम खान जेल से बाहर आ गए। आगे आजम खान का सियासी दांव क्या होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट जवान जिंदाबाद। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बिहार के राजनीतिक टेम्परेचर को नापेंगे, जहां चुनाव से पहले बहुत हलचल है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के अंदर गजब का सियासी खेल चल रहा है और इसकी गवाही दे रही हैं 3 तस्वीरें। बिहार में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। आजादी के बाद पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है। सीडब्ल्यूसी की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने दबाव की राजनीति का दूसरा चैप्टर प्रियंका गांधी को केंद्र में रखकर खोला है। प्रियंका गांधी 26 सितंबर को मोतिहारी में रैली करेंगी। कांग्रेस ने इसे हर घर अधिकार यात्रा रैली का नाम दिया है। तीसरी तस्वीर बिहार एनडीए के अंदर चल रही कलह की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री मंगल पांडे और अशोक चौधरी को लेकर जो कुछ कहा, उसने बिहार की सियासत को गरमा दिया। आरके सिंह अपनी ही पार्टी पर सवाल दागते हुए पूछ रहे हैं कि सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। आरके सिंह ने कहा कि जवाब नहीं दे सकते हैं तो पार्टी छोड़ दें। पार्टी नेता जवाब नहीं दे रहे हैं तो दाल में जरूर कुछ काला है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई नहीं देने से बीजेपी की छवि खराब हो रही है। आरके सिंह ने जेडीयू के कोटे से मंत्री अशोक चौधरी को लेकर भी कहा कि नीतीश कुमार को अपने मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं में हुई ये कलह पार्टी को बड़ा झटका दे सकती है। पहले आपको आरके सिंह का बयान सुनवाते हैं, फिर खबर को आगे विस्तार देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता आरके सिंह हमारे साथ हैं। प्रशांत किशोर एनडीए के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार, गड़बड़ी करने का आरोप लगाए हैं, जैसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी कोटे के मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और जदयू के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी। क्या आप चाहते हैं कि लोगों को सफाई देनी चाहिए? बिल्कुल सफाई देनी चाहिए, बिल्कुल सफाई देनी चाहिए। सफाई नहीं देने के कारण पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है। तो चुप रहना कोई विकल्प तो है नहीं। अगर कहता है कोई कि आप सातवीं फेल हैं तो आप दिखाइए कि हाँ साहब, तो ये मेरा मैट्रिक का डिग्री है, दिखाइए कि ये मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री है। कहता है कि आप ये हत्या के आरोपी हैं तो बताइए कि हैं कि नहीं हैं। अगर कोई कहता है कि आपने मेडिकल कॉलेज हड़प लिया है गलत तरीके से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, तो बताइए कि कैसे आपने ये माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को आपने अपने कब्जे में किया, या ये बताइए कि आप हत्या के आरोपी हैं कि नहीं है, बताना चाहिए। अगर उनके पास, इन लोगों के पास सफाई नहीं है तो फिर आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? हमको तो लगता है कि अगर इनके पास सफाई नहीं है तो पार्टी को विचार करना चाहिए कि इन लोगों को सरकार में ये बीजेपी अध्यक्ष रहने का कोई औचित्य है कि नहीं। बिहार बीजेपी में ये तूफान इसलिए आया है क्योंकि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जमीन के लिए राजेश शाह की हत्या करवाई थी। दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज पर भी कब्जा किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के खाते में अवैध तरीके से 2 करोड़ रुपए आए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने कुल मिलाकर बार बार अपना नाम बदला है और फर्जी डिग्री के भी आरोप उन पर लगे हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगा है कि उन्होंने 2 साल में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी का एक नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन बिहार में नया चुनावी सीन ये बना कि सीएम नीतीश कुमार न खाऊंगा से तो सहमत है, लेकिन न खाने दूंगा उनकी नीति नहीं है।
जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। पिछले 2 वर्ष में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूँ। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। आरोप, किसी भी राजनेता पर कोई आरोप लगता है तो उसका ये कर्तव्य होता है कि वो उसकी सफाई दे। नहीं देता है तो इसका मतलब दाल में कहीं काला है। श्री नीतीश कुमार जी का जो नीति है, टॉलरेंस की नीति पर कायम है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। कार्रवाई के मामले में कोई अपना और पराया नहीं, कोई पक्षपात नहीं। आर.के. सिंह जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जब सवाल खड़ा किया है तो उस सवालों का जवाब सम्राट चौधरी जी को देना चाहिए, मंगल पांडे जी को देना चाहिए, दिलीप जायसवाल को देना चाहिए। अब बिहार की सियासत के चैप्टर 2 पर आते हैं, जिसके केंद्र में है कल पटना में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में चुनावी पारा हाई है। अब सवाल यहाँ ये है कि कांग्रेस ने CWC की बैठक के लिए पटना को ही क्यों चुना? क्या ये कांग्रेस की आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति है? राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के बाद प्रियंका गांधी को बिहार में उतारकर क्या कांग्रेस आरजेडी के सामने अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाहती है? बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पटना में होने वाली CWC की बैठक का ऐलान कर चुकी है। 24 सितंबर यानी कल होने वाली CWC की बैठक एक तरह से कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम मौजूदा मुख्यमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। आज़ादी के बाद पहली बार पटना में ये बैठक होने जा रही है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जाएंगे। दरअसल इस बैठक को कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। बिहार में आम लोगों में भी कांग्रेस को लेकर उत्सुकता बढ़ी है। ऐसे में कांग्रेस CWC की बैठक करके इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहती है। 24 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक होने वाली है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। राजनीति इतनी रंगीन है, जो बताया जाता है वैसा होता नहीं है। महागठबंधन में एक नहीं 2 पेच फंसे हैं। पहला मामला सीटों के बंटवारे पर फंसा है और दूसरा मामला सीएम पेस को लेकर। आप इस चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानेंगे, बनाएंगे? उत्तर नहीं दिया तो कहीं न कहीं मन में खोट है, और इससे भी इंडिकेशन से समझना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल के आपके कंधों पर ये खड़ा होकर के ये अपना काम तो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के इन कदमों ने आरजेडी के रणनीतिकारों को असहज कर रखा है। तेजस्वी पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अब 2020 के सीट फॉर्मूले से नीचे आने को तैयार नहीं है। तब 144 सीटों पर लड़कर आरजेडी 75 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट 52% का था। कांग्रेस 70 पर लड़कर 19 जीती थी। स्ट्राइक रेट 27% का रहा। लेफ्ट 29 पर लड़कर 17 पर जीती। स्ट्राइक रेट 58% का था। वोटर अधिकार यात्रा में दिखे जोश के बाद अब कांग्रेस ने प्रियंका को चुनावी घमासान में उतारकर एक और जोशीला कदम उठाया है। प्रियंका गांधी 26 सितंबर को मोतिहारी में रैली करने वाली है। इस रैली को कांग्रेस ने हर घर अधिकार यात्रा का नाम दिया है। सक्रिय तो रहती ही हैं, इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बात की मांग की होगी कि हाँ, हमें इन इलाकों में
उनके कार्यक्रम चाहिए और जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। कांग्रेस ने बिहार के सियासी मूड को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तभी तो आरजेडी के साथ साथ नीतीश सरकार को भी नर्वस कर रखा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। राजेश राम ने दावा किया कि भागलपुर के पीरपैंती में 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए दी गई, वो भी सिर्फ 1 रुपए प्रति वर्ष की दर पर। वोट चोर मतलब किसानों के जमीनों का चोरी, वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों के चोरी। 1 रुपया प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से किसानों के जमीन ले ली, तो मेरा इसमें सवाल है। अब तेजस्वी और राहुल सेम पेज पर हैं या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल पटना में CWC की बैठक बुलाकर कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ा दांव तो चल ही दिया। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तभी तो दोनों यही कह रहे हैं कि समय आने पर सब कुछ होगा और अच्छा होगा। इस बीच आरजेडी का एक पोस्टर ट्रेंड हुआ। इस पोस्टर के जरिए आरजेडी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब तेजस्वी यादव की सरकार आएगी। इस पोस्टर की बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं भी महागठबंधन का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे महागठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। इसी बीच पटना में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। देखिए, राजद दफ्तर के हम ठीक आगे खड़े हैं। यहां पर आरजेडी नेता उमेश यादव के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है। मैसेज देने की यह कोशिश की गई है कि बिहार आगे तभी बढ़ेगा, बिहार का विकास तभी होगा जब तेजस्वी की सरकार आएगी, जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर महागठबंधन सरकार की जगह तेजस्वी सरकार की बात कही गई है और महागठबंधन के वादों की जगह सिर्फ राजद के चुनावी वादों की जो है वो चर्चा की गई है। तो ये पोस्टर कहीं ना कहीं महागठबंधन की एकजुटता पर भी जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, तेजस्वी, लालू, राजद के तमाम प्रमुख नेताओं की तस्वीर है। लिखा हुआ है, उन्नत जीवन खुशहाल बिहार जब बनेगा तेजस्वी सरकार। आइए बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। यहाँ का सियासी टेम्परेचर भी हाई है। यूपी के सियासी तापमान को बढ़ाने के पीछे जो चेहरा है वो है आजम खान, जो 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। आजम खान की एक समय उत्तर प्रदेश की सियासत पे तूती बोला करती थी। आजम खान की गिनती उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत के सबसे कद्दावर नेताओं में होती रही है। रामपुर में आजम खान की मर्जी के बिना तो समाजवादी पार्टी का पत्ता भी नहीं हिलता था। आजम खान रामपुर सीट से विधायक थे। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर के स्वार टांडा सीट से एमएलए। इसके अलावा उनकी पत्नी तंजीम फातिमा राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। लेकिन आजम खान के जेल जाने के बाद रामपुर की पूरी सियासत उनके हाथ से निकलती चली गई। ऐसे में आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत बदलेगी? अखिलेश यादव के साथ आजम की केमिस्ट्री क्या बनी रहेगी? क्या आजम खान समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या वो बीएसपी का दामन थाम लेंगे? इन सवालों के पीछे का कारण क्या है? भारत की बात में आगे इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज की तस्वीरें दिखाते हैं। जब आजम सीतापुर जेल से बाहर निकले तो उनके समर्थकों में कैसा जोश था। महीने 4 दिन बाद आजम खान जब जेल से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया। वैसे आजम खान भी इस दौरान अपने पुराने स्टाइल में नजर आए। आंखों पर काला चश्मा, शरीर पर काली सदरी और सफेद कुर्ता। आजम खान को लेने उनके दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। आजम की रिहाई सुबह 9 बजे होनी थी, लेकिन एक केस पे 6000 जुर्माना नहीं भरा गया था। 10 बजे कोर्ट खुलने पर यह रकम जमा हुई। इसके बाद 12:30 बजे जाकर आजम खान की रिहाई हो पाई। आजम के समर्थकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस को एक्शन भी लेना पड़ा। जेल के बाहर 100 पुलिस वाले तैनात थे, साथ ही बैरिकेडिंग की गई थी। एक बार तो पुलिस को समर्थकों को जेल के बाहर से हटाना भी पड़ा। जेल से बाहर जो गाड़ियों का काफिला है, 2 गाड़ियां हैं, वो भी निकल चुकी हैं। इनोवा ये गाड़ी है
और इसमें आजम खान बैठे हुए हैं। आज 23 महीने बाद आजम खान जो है वो जेल से बाहर निकले हुए हैं और उनके जो दोनों बेटे हैं वो पीछे की तरफ में बैठे हुए हैं। तमाम समर्थकों का जो जमावड़ा है वो सुबह से यहाँ पर देखने को मिल गया था और तमाम जो लोग हैं वो सुबह से आजम खान को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे थे। तमाम जो समर्थकों की गाड़ियाँ हैं उन पर जो चालान है और बाकी चीज़ें हैं वो भी देखी गई हैं। जेल से निकलने के बाद आजम खान करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। 3 साल पहले भी रह चुके हैं इसी कठिन हालात में, आदत पड़ गई थी अकेले रहने की। इधर आजम खान जेल से बाहर निकले, उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक्टिव मोड में आ गए। अखिलेश आजम को लेने जेल तो नहीं पहुंचे, लेकिन सीतापुर से महज 90 किलोमीटर दूर लखनऊ में बैठकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा, यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो आजम के सारे केस खत्म कर दिए जाएंगे। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदमी मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। बीजेपी ने अखिलेश को जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। बीजेपी ने अखिलेश के केस खत्म करने के दावे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता दिया। कोई नई बात नहीं है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था। तो आज कोई नई बात कर रहे हैं अखिलेश जी, ये तो है नहीं। एक तरफ आज कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जेल के दरवाजे खोल देंगे। जहाँ तक बेल का सवाल है, बेल इज द नॉर्म नॉट एन एक्सेप्शन। बेल तो कानून में एक नॉर्म होता है, तो सारे तो विपक्ष के लीडर बेल पे ही हैं। माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है का सम्मान करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस को लेकर के है। अदालत के माध्यम से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम सब लोग, हमारी सरकार पैरवी करती है। मुंगेरी लाल के सपने देखना उनकी पुरानी आदत है अखिलेश यादव की। वैसे अखिलेश पर निशाना साधने में कभी उनके साथी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीछे नहीं है, जिनका कहना है आजम जब तक जेल में थे समाजवादी पार्टी ने उनकी सुध नहीं ली। जिस आदमी की पहचान समाजवादी पार्टी समाजवादी से हो, जो व्यक्ति पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी की राजनीति किया हो, एक भी दिन समाजवादी पार्टी उसके लिए मैदान में नहीं उतरी, वाकई में ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, सोचनीय है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद आजम खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उन पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता चला गया। आजम खान पर 104 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 93 मुकदमे सिर्फ रामपुर में 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद दर्ज किए गए, जब मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों की जांच शुरू हुई। यही वजह है आजम खान पर दर्ज रामपुर में 93 मुकदमों में 11 राजस्व के हैं। आजम खान पर दर्ज कुल 104 मुकदमों में से 12 मामलों में फैसला आ चुका है। कुछ मुकदमों में उन्हें सजा हुई है और कुछ में वो बरी हो गए हैं। इसके बाद भी आजम खान पर 80 से ज्यादा मुकदमे अब भी चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर हैं, जिससे एक बार फिर यूपी में सियासी पारा चढ़ने लगा है। जेल से निकलते ही आजम खान के तेवर भी सामने आने लगे हैं। आजम खान की रामपुर में डीएसपी मिलक राजवीर सिंह परिहार से झड़प हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने आजम खान के काफिले को देखते हुए रास्ते को ब्लॉक कर रखा था, जिस पर आजम खान नाराज हो गए। उन्होंने डीएसपी राजवीर से कहा, मुसाफिरों को पुलिस परेशान कर रही है। इतना ही नहीं, आजम खान जब रामपुर की सीमा में दाखिल हुए उस दौरान पुलिस ने उनको रोका और सबके साथ जाने के लिए मना किया, जिस पर आजम ने उन्हें बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। कोई परेशान नहीं कर रहा। अब उस मूल सवाल पर लौटते हैं जो हमने शुरू में पूछा था, क्या आजम खान के जेल से बाहर लौटने के बाद यूपी की सियासत बदलेगी? वो समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या फिर आजम खान बीएसपी का दामन थाम सकते हैं? सबसे पहले आपको इस सवाल के पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल आजम खान लंबे समय तक जेल में रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने उन्हें ज्यादा तरजीह नहीं दी, उन्होंने आजम से दूरी बनाकर रखी। बताया जाता है कि इसको लेकर आजम खान नाराज चल रहे हैं और वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसको हवा बीएसपी के एक विधायक और पूर्व एसपी सांसद ने दी।
को हम तो एक एक कार्यकर्ता जो हम जोड़े एक हर व्यक्ति का स्वागत है, आए हमारे यहाँ स्वागत है, हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार है। मायावती जी उस लायक हैं, भरोसा करने लायक। देखिए बड़े नेता हैं, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। समाजवादी पार्टी से मुसलमान बिल्कुल गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ। वैसे इस पूरे सियासी गुना भाग में भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया, मोहम्मद आजम खान चाहे एसपी में रहें या बीएसपी में जाएं, एसपी बीएसपी दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि उन्हें इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देती है हम सब उसका सम्मान करें। अब पहले लगाई जा रही है कि बसपा में जा सकते हैं। अभी इस बात की कोई जानकारी मुझे मिलेगी तो बताएंगे, अभी तो हमने अखबार में देखा नहीं है सर। तो नेतागण कुछ भी बोलने से पहले सियासी नवा नुकसान तोल लेते हैं, इसीलिए आजम पर खुलकर बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे। इसीलिए हमने उनसे बात की जो उत्तर प्रदेश की सियासत की नब्ज समझते हैं। सुनिए। अखिलेश यादव का साथ छोड़ करके आजम खान मायावती जी के साथ क्यों जाएंगे? पहली चीज़, मायावती जी पिछले 4 साल से सक्रिय नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी समस्याएं हुई, हालांकि कभी भी मायावती जी ने आंदोलन का रास्ता अपनाया नहीं, लेकिन बयान तो देने चाहिए। उनके बयान बहुत नपे तुले और सधे आते थे। आजम खान साहब कभी भी मायावती जी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि मायावती जी की पार्टी आज की तारीख में एक तरीके से नॉन स्टार्टर मानी जाती है। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, इसलिए ऐसा मानना कि वो सपा छोड़कर और कहीं जाएंगे, मुझे इसमें कोई सत्यता नजर नहीं आती है। उनको मिलेगा क्या अगर वो बसपा में जाते हैं तो? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।